नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो आज के लेक्चर में हम चर्चा करने जा रहे हैं जो म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है उसके बारे में आर्टिकल है। तो अच्छे से चर्चा करेंगे क्या क्या बातें वहाँ पर हुई हैं और क्या सिचुएशन है, तो उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं। तो आर्टिकल है कूप इन म्यांमार। तो यहाँ पर बात की गई है कि एक बैलेंस्ड आउटरीच जो है अपनाकर चलना होगा जो जनरल्स हैं आर्मी के, अगर वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी को दोबारा से रिस्टोर किया जाए। तो हाल ही में सोमवार के दिन ही शुरुआती कुछ घंटों में ही तख्ता पलट कर दिया गया म्यांमार में आर्मी के द्वारा, और जो पावर थी वो छीन ली गई। तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ पर काम कर रही थी। तो जो वहाँ पर लीडर थे, जो उस समय हेड ऑफ द गवर्नमेंट थे, उनका नाम था आंग सैन सूकी। तो इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है फॉर पीस। ओके, तो नोबेल प्राइज़ फॉर पीस इनको मिल चुका है। और कुछ साल पहले जो रोहिंग्या मुस्लिम थे म्यांमार के, तो रखीन स्टेट है एक म्यांमार की, जिसका एक बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ टच होता है, चिटगांव वाला बॉर्डर। तो वहाँ पर मुस्लिम्स को काफ़ी बड़ी तादाद पर मारा गया। हुआ यह था कि कुछ मुस्लिम संगठन ने आर्मी के ऊपर हमला कर दिया, और बाद में आर्मी ने जितने मुस्लिम्स वहाँ पर थे उन सभी को मारना शुरू कर दिया, चाहे बच्चे थे, चाहे बड़े थे, चाहे बुजुर्ग थे, सबको इतना इस तरीके से उनको ट्रीट किया कि उनको वो जगह ही छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और कुछ काफ़ी लोग जो थे बांग्लादेश की ओर चले गए, काफ़ी लोग जो थे वो श्रीलंका की ओर चले गए। ओके, कुछ लोग भारत में भी आ गए। तो बांग्लादेश में भी, वहाँ पर बांग्लादेश का एक आइलैंड है। ओके, तो वहाँ पर अभी बांग्लादेश सोच रहा है कि उस आइलैंड में ऑफिशियली उनको रखा जाए। ओके, तो अभी उनकी भी प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो ये उस समय जब ये सब चीज़ें हुई थी तो ये क्रिटिसिज्म हुआ था आंग सैन सू की का कि आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया, आपने कोई बात ही नहीं कही कि इतना कुछ आपके राज्य में हो गया, आपके देश में हो गया, और आप तो शांति के दूत हो, आपको तो नोबेल पीस प्राइज़ मिला हुआ है, तो आपने कुछ बोला ही नहीं। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि इनका नोबेल प्राइज़ वापस ले लेना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं सकता। जिसको नोबेल प्राइज़ एक बार मिल जाए वो वापस नहीं हो सकता है। तो आगे यहाँ पर बात करें, यही हेड ऑफ द गवर्नमेंट थी और इनसे पावर छीन ली गई। हालांकि कुछ ही महीनों पहले पोल हुए थे, तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम है यू विन मेंट, और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट थी सुकी, आंग सुकी, इसके अलावा और भी जो बड़े लीडर्स थे इनकी पार्टी के, जिनका पार्टी का नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, तो इन सबको डिटेन कर दिया गया है। और इसके अलावा बात की गई है कि नवंबर में ही अभी पोल हुए थे, जिसमें काफ़ी बढ़िया विक्ट्री लेकर आई थी आंग सान की, उनकी पार्टी एनएलडी, और जिसमें से यहाँ पर बात की जा रही है कि 80% जो थी वोट इनके पास गई थी अपने देश की, और 396 सीट्स इन्होंने जीती थी आउट ऑफ 476। तो काफ़ी बड़े पैमाने पर ये जीतकर, इलेक्शन जीतकर इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी म्यांमार में। तो नवंबर में ही अभी पोल हुए थे। तो इसके अलावा जब ये पोल हुए तो एक और पार्टी थी जो इस एनएलडी की ऑपोजिशन पार्टी, जिसको यहाँ पर यूएसडीपी कहा जा रहा है। तो कहा जाता है कि इस पार्टी को आर्मी की सपोर्ट रहती है, ये आर्मी की ही द्वारा बनाई गई पार्टी है। तो उन्होंने यहाँ पर कंप्लेंट की कि इलेक्शन में फ्रॉड हुए हैं, काफ़ी बड़े पैमाने पर फ्रॉड हुए हैं। तो आर्मी भी आर्मी ने भी इसको सीरियस ले लिया, और जो एलिगेशंस लगाए गए थे इस ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा, तो सीरियसली इन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया, और ये भी कह दिया कि जो हमने खुद से, जब पहले भी यहाँ पर आर्मी का ही रूल था, 2008 की बात कर रहे हैं, तो तब जब इन्होंने अपना संविधान बनाया था तो ये इन्होंने यहाँ पर धमकी देनी शुरू कर दी कि हम इसको भी स्क्रैप कर देंगे, इसको भी ख़त्म कर देंगे। और नवंबर में अभी पोल हुए हैं, और अभी पार्लियामेंट की पहली सेटिंग बैठनी ही थी, उससे कुछ घंटे पहले ही इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम यहाँ पर तख्ता पलट कर देंगे। तो तख्ता पलट कर दिया। अभी जो पावर है वो आर्मी को हैंड ओवर कर दी गई है। ओके, तो जो आर्मी जिसको यहाँ पर हैंड ओवर की है वो म्यांमार के आर्मी चीफ हैं, जिसका नाम है मिन ऑन्ग हिलैंग। ओके, और 1 साल के लिए स्टेट इमरजेंसी जो है पूरे देश में लगा दी गई है। और आगे बात कर रहे हैं कि म्यांमार बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा था कि डेमोक्रेसी की ओर आगे बढ़ा जाए। 2011 से ये चीज़ें हो रही हैं, और सडनली अब जो है आर्मी ने तख्ता पलट कर दिया। तो एक बहुत बड़ा झटका है ये चीज़। तो ये भी क्लियर है कि आर्मी कभी चाहती ही नहीं थी कि म्यांमार में अच्छी तरीके से जो है डेमोक्रेटिक जो प्रोजेक्ट है वो सेटअप हो जाए। ओके, उसके फेवर में कभी ये आई नहीं, और हमेशा ये ऐसे ही सोचती थी कि हम जो है खुद से जो है डेमोक्रेटिक सेटअप जो है उसको मैनेज करें, और कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रोल जो है हमारे पास रहे।
कहने का मतलब ये डेमोक्रेसी तो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हो एक तरीके की, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोल इनके पास भी रहे। तो इसी का डर इनको अभी जो है, जो जनरल्स है आर्मी के, ये यहाँ पर सता रहा है। तो अभी होकर रहा है यहाँ पर, अभी म्यांमार में 2 लगातार जो इलेक्शन हुए हैं लास्ट वाले, उसमें जो सू की है, आंग सू की है, उसने काफ़ी ज़बरदस्त विक्ट्री ली है, काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है। और जो उनकी पार्टी है एनएलडी, तो उसने काफ़ी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करते हुए एक तरह की दुविधा में डाल दिया है जो जनरल्स हैं। अब वो यहाँ पर सोच में पड़ गए हैं कि जो उनका देश है वो धीरे धीरे डेमोक्रेसी की ओर बढ़ता जा रहा है, उनका ड्रिफ्ट जो है अब चेंज होता जा रहा है डेमोक्रेसी की ओर। और इसको हम जो है, जो जनरल्स हैं वो कह रहे हैं हम आगे आने वाले समय में मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये जब डेमोक्रेसी थोड़ी बहुत सेटअप भी होने वाली होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ ये चेंज कर देते हैं, अपना कंट्रोल लेकर आ जाते हैं। मतलब जो एक स्मूथनेस से एक सेटअप चलना होता है, उसमें किसी ना किसी तरीके की यहाँ पर जो चेंज है ये करने के लिए आगे आ जाते हैं, ताकि जो कि लोग ये सोचें कि नहीं, आर्मी का भी कंट्रोल यहाँ पर है, और डेमोक्रेसी जो है हम पूरी तरह से इस तरीके से नहीं आने देंगे कि लोग उसी के मुरीद हो जाएं और बाद में इतनी देर हो जाए कि आर्मी कुछ कर ही ना पाए। और इसके अलावा जब से आंग सू की सत्ता चल रही है, डेमोक्रेसी इनकी चल रही है, पार्टी यहाँ पर सरकार बना के चल रही है, तब से भी आंग सू की ने ये चीज़ यहाँ पर कोलैबोरेट करके चली है आर्मी के साथ। जिस तरीके से आर्मी चाहती है, तो वहाँ पर उसी तरीके से इन्होंने काम किया। जैसे रोहिंग्या क्राइसिस का समय आया था, तो उस समय भी इन्होंने बहुत सारी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दी थी रोहिंग्या के खिलाफ, ओके, रोहिंग्या मुस्लिम्स के खिलाफ और अपनी आर्मी के फेवर में। तो तभी इनके ऊपर क्रिटिसिज्म लग रहा था कि आप अपना नोबेल पीस प्राइज वापस करो, आपको नहीं देना चाहिए था। ओके, तो ये चीज़ थी। कहने का मतलब उन्होंने अपने देश का सोचकर चला कि मुझे डेमोक्रेसी बचानी है किसी ना किसी तरीके से। उनकी होप यही थी कि हम म्यांमार को रिफॉर्म करने की ओर लेकर जा रहे हैं, डेमोक्रेसी सेटअप को कंटिन्यू करना है। तो उस तरीके से उन्होंने आर्मी के साथ भी अपनी जो स्थिति थी उसको बिगाड़ा नहीं, उसको सही रखने की कोशिश की। लेकिन अभी तो यहाँ पर सिचुएशन है, सब चीज़ें यहाँ पर चूर चूर हो चुकी हैं। और आगे बात कर रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक पावर्स हैं, जैसे भारत हो गया, यूएस हो गया, और भी बहुत सारी डेमोक्रेटिक पावर्स हैं जैसे ब्रिटेन है, तो उनके लिए ये अभी ट्रिकी चीज़ हो गई है कि यहाँ पर हम कैसे रिस्पॉन्ड करें, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करें। जो म्यांमार में सिचुएशन हो चुकी है, आर्मी ने तख्ता पलट कर दिया है, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ पर अब थोड़ी बहुत तो यहाँ पर बातें आनी शुरू हो गई। जैसे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, उन्होंने यहाँ पर थ्रेटन करना शुरू कर दिया म्यांमार को कि दोबारा से आपके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे। ओके, जैसे आर्मी के रूल के समय पहले लगे हुए थे, तो अभी दोबारा से सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है, सैंक्शन लग जाते हैं, तो दोबारा वो म्यांमार जो है वो चाइना के पाले में चला जाएगा। ठीक है, तो चाइना के साथ ही अपने रिलेशन को और सुधारेगा, क्योंकि चाइना के साथ भी उसका बॉर्डर टच होता है और भारत के साथ भी उसका बॉर्डर टच होता है। तो चाइना के साथ अगर वो जाता है, तो चाइना की सपोर्ट डायरेक्टली उसको मिलनी है। और दूसरी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जिस तरीके का आने वाले समय में फ्री एंड ओपन आर्किटेक्चर जो है साउथ ईस्ट एशिया में हम करना चाहते थे, जो डेमोक्रेटिक नेशंस जो करना चाहते थे कि इस तरीके का माहौल जो है, शांतमयी माहौल इस एरिया में रहे, साउथ ईस्ट एशिया में, तो उसमें अभी यहाँ पर भी जो है झटका लग जाएगा। ओके, तो ये भी जो है सिचुएशन खराब हो जाएगी, पहली जैसी नहीं रहेगी। अब जो बीजिंग सोचेगा उस हिसाब से चलेगा काम, अगर हमने सैंक्शंस लगा दिए म्यांमार के ऊपर। और इस आर्टिकल के आखिर में ऑथर क्या बात कर रहे हैं कि हमें एक मिडिल ग्राउंड जो है वो अपनानी चाहिए अगर हम रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं म्यांमार की सिचुएशन के ऊपर, जैसे दिल्ली ने किया, जैसे भारत ने किया। क्या किया इन्होंने? सिर्फ एक कॉल दी है कि जो आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस है म्यांमार में उसको दोबारा रिस्टोर करिए, और जो जनरल्स हैं उनको अर्ज किया है कि जो सू कई और इनके जैसे और जो लीडर्स हैं इनकी पार्टी के, उनको आप जल्दी से जल्दी रिलीज कर दीजिए। ओके, और जो म्यांमार का फ्यूचर है, जो उसकी प्रॉस्पेरिटी है, जो आज़ादी है, वो लोगों की यहाँ पर विल के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, और जो लोग चाहते हैं वो वैसा होना चाहिए। तो ऐसी यहाँ पर बात की है कि हमने चाइना का जो है ना एक वैसल स्टेट नहीं बनाना है म्यांमार को, कि चाइना के ही कब्जे में चला जाए और चाइना जैसे चाहे उसी तरह से उसको ऑपरेट कराए। तो चाइना तो ये भी चाहता था कि जो बांग्लादेश है उसको भी अपने तरीके से चलाए। बहुत सारी यहाँ पर एडवांटेजेस चाइना प्रदान कर रहा था बांग्लादेश को। तो रिसेंटली कोरोना के चक्कर में भी बहुत सारे यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए वो यहाँ पर बांग्लादेश को प्रोवाइड करने की यहाँ पर ऑफ़र दी थी। इसके अलावा भी बहुत वेरियस तरीके से यहाँ पर हेल्प करता है चाइना। जैसे जो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी जब छोड़ा जाता है चाइना की ओर से, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है भारत को मिलती है पैसे देकर, लेकिन बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश फ्री ऑफ कॉस्ट उस इन्फॉर्मेशन को लेता है चाइना से, चाइना उसके पैसे ही नहीं लेता। ओके,
तो इस तरीके से और भी बेनिफिट्स चाइना पहुंचाने की कोशिश करता है बांग्लादेश को, कि किसी ना किसी तरीके से बांग्लादेश को अपने पाले में वो ले जाए। लेकिन फिलहाल ऐसी सिचुएशन तो नहीं है। बांग्लादेश भी सोच समझ के चलता है, क्योंकि वो चारों ओर से और तीनों ओर से उसको लैंड बाउंड्री भारत की लगती है, और जो भी वो डिसीजन लेता है वो भारत के फेवर में ही मोस्टली लेता है। तो इस आर्टिकल में बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट का बजट सेशन शुरू हो चुका है, और स्टार्टिंग में ही एक साइड जो है बुलडोजिंग टैक्टिक शुरू हो गई है, और दूसरी ओर जो है स्टोन वॉलिंग की। कहने का मतलब एक जो है अभी आरोप लगाएंगे जो अपोजिशन है, और दूसरी जो है डिफेंड करेंगे जो सरकार है। और क्या दोनों मिलेंगे एक पोजीशन पर आके, तो यही यहाँ पर क्वेश्चन है। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डिसरप्शन जो है दोनों हाउसेस में शुरू हो चुकी है पार्लियामेंट की। कल जो दिन बीता है उसमें, तो उसमें ये चीज़ देखी गई कि जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं वो इकट्ठी होकर एक ही चीज़ जो है बार बार दोहरा रही हैं कि जो फार्म लॉस आपने पास किए थे मानसून सेशन में, उनको आप जो है रिपील कर दो, उनको आप रद्द कर दो, ख़त्म कर दो। तो अभी ये जो बजट सेशन है काफ़ी जो है लंबा जो है स्टॉर्मी सेशन में तब्दील होने वाला है। तो ये चीज़ आप देख सकोगे जब भी ये नई मीटिंग्स बैठेंगी, दोबारा से प्रोसीडिंग्स चलेंगी। तो अभी बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है और जो अपोजिशन है वो अपने स्टैंड से ज़रा इंच भी जो है ना वो पीछे नहीं हट रही है। ऑपोजिशन कह रहा है कि फार्म लॉस को रिपील करो, और गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, जो फार्म बिल्स हमने पास कर दिए थे मानसून सेशन में वो बिल्कुल सही है। ओके, और बिना ये चीज़ एक्सेप्ट किए कि हम जो है इसको किसी सिलेक्ट कमेटी को रेफ़र करेंगे। तो ये यहाँ पर गवर्नमेंट का स्टैंड है, गवर्नमेंट की पोजीशन है कि ये जो फार्म बिल्स बने हैं बिल्कुल सही हैं, फार्म लॉस बिल्कुल सही हैं। और इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं कि जो मानसून सेशन में जो सिचुएशन थी, तो उस समय ऐसा माहौल था कि जो फार्म लीडर थे या फार्मर्स थे वो अपनी फसल को काट रहे थे और नई फसल वहाँ पर उसकी तैयारी कर रहे थे। तो उस समय ऐसा लगा नहीं कि कोई विरोध जो है इसका बड़े पैमाने पर चल रहा है। हालांकि जहाँ जहाँ जिन जिन स्टेट से वो फार्मर्स बिलोंग करते थे वहाँ पर विरोध चल ही रहा था। लेकिन जब उनका काम सारा कंप्लीट हो गया, अगले सेशन की जो उनकी जो फसल थी उसकी बुआई हो गई, तो सभी इकट्ठे होकर उन्होंने यहाँ पर बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू कर दिया, और धीरे धीरे ये आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर चला गया। ओके, अभी ये इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। धीरे धीरे बहुत सारे क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, और इसको और मजबूत कर दिया है। और अभी यहाँ पर ये गवर्नमेंट को फोर्स कर रहे हैं कि आप जो है फार्म यूनियन के साथ जो है नेगोशिएट करिए और जो है इस मसले का हल निकालिए। और आगे बात कर रहे हैं कि जो विंटर सेशन को ही कैंसिल कर दिया गया। मानसून सेशन के बाद विंटर सेशन आता है, तो इसको भारत सरकार ने कैंसिल ही कर दिया। तो इसको यहाँ पर ये चीज़ कही गई कि पैंडेमिक की वजह से हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, महामारी की वजह से। तो यहाँ पर ऑथर बात करें कि एक पुअर ऑप्टिक्स था, बहुत ही ख़राब विज़न थी अगर आपने ये सोचकर इसको आपने कैंसिल कर दिया। और इससे ये सिग्नल गया कि जो भारत की सबसे बड़ी बॉडी है, जो सबसे बड़ी संस्था है जैसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, जब एक और बहुत बड़े पैमाने पर फार्म मोबिलाइजेशन चल रहा था, फार्मर्स विरोध कर रहे थे, और उस समय ये पिक्चर में ही नहीं था, हमारी पार्लियामेंट पिक्चर में ही नहीं थी। ओके, ये विंटर सेशन की बात कर रहे हैं। तो तब भी सदन बैठता है, जो ऑपोजिशन आती है, गवर्नमेंट के यहाँ पर मेंबर्स जो मिनिस्टर्स बैठते हैं, उनसे सवालात किए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाई। तो अभी ये चली गई पार्लियामेंट का जो अभी बजट सेशन है उसमें। ओके, तो ये गवर्नमेंट ने अभी ऑफर भी दिया है कि 18 महीनों के लिए जो ये फार्म लॉस बनाए गए हैं इनको हम सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है जो फार्मर्स हैं वो एजिटेट करना नहीं हट रहे हैं, वो अभी भी विरोध कर रहे हैं कि नहीं, आप इसको पूरी तरह से आप इन लॉस को रिपील कीजिए। और आगे बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि इसका कोई कॉमन ग्राउंड, कॉमन सोल्यूशन निकल कर आ जाए अगर ये बैठते हैं। तो अगर बैठकर डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो ये भी यहाँ पर बात करें कि अनफॉर्चुनेटली जो कल्चर है डिबेट का और डिस्कशन का, अब जो है ये नियर इम्पॉसिबिलिटी चला गया है कि अभी बहुत सारी इनकी बैठकें और ऑलरेडी हो चुकी हैं फार्मर्स की और गवर्नमेंट की, और अभी लग नहीं रहा कि आने वाले समय में और डिबेट या डिस्कशन इसके ऊपर की जाएगी, इन फार्म लॉस के ऊपर। और एक साइड जो है बुलडोजिंग टैक्टिक्स हैं, मतलब कि हम नहीं मानेंगे। ओके, और दूसरी ओर जो स्टोन वॉलिंग है कि मतलब कि हम खड़े हैं, हम अड़े रहेंगे, हाँ बिल्कुल भी ऐसे जो फार्म लॉज हैं वो फार्म लॉज ऐसे ही रहेंगे, इसको चेंज नहीं किया जाएगा। तो इन दोनों यहाँ पर तरीकों से जो हमारा पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग है उसको हमने एक कैजुअलिटी बनाकर रख दिया है। ओके, तो ये यहाँ पर बात कर रहे हैं ओवरऑल।
और साथ ही साथ ये भी चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑपोजिशन है, जो गवर्नमेंट है, इन दोनों में जो रिलेशन होना चाहिए, जिस तरीके से जैसे ऑपोजिशन है सवाल उठाती है डिबेट में, अगर कोई भी लॉ आता है तो उसकी डिबेट होती है, बाकायदा डिस्कशन होती है, डिबेट में क्वेश्चन उठाती है ऑपोजिशन, तो ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिली जब ये मानसून सेशन में राज्यसभा में खासतौर पर ये बिल जब पास कर दिया गया, तो इस चीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। ये अभी भी पार्लियामेंट का जो सेशन चल रहा है, जो बजट सेशन है, तो इसमें पूरा सेशन इसी में चला जाएगा। एक और जो फार्मूलाज के खिलाफ जो है ऑपोजिशन होती रहेगी कि आप इसको ख़त्म करो, दूसरी ओर सरकार कहती रहेगी कि नहीं ये चलता रहेगा, और जो बाकी का काम है, बाकी का जो वर्क है, उसके ऊपर ध्यान कम ही दिया जाएगा। आगे बात कर रहे हैं, और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो पार्लियामेंट में अब की जो सिचुएशन बन चुकी है, उसमें एक साइड ऐसी है कि जो सुनना नहीं चाहती, जैसे सरकार की बात कर रहे हैं, और दूसरी साइड जो अपोजिशन है वो ऐसी है कि वो समझा ही नहीं पा रही किस तरीके से जो है पॉलिटिकल जो यहाँ पर ध्रुवीकरण हो रहा है, और किस तरीके से आप जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी बात जो है आगे रख ही नहीं पा रहे, और जिस तरीके का माहौल बन चुका है बाहर, ओके, तो उसके बारे में क्या यहाँ पर आप समअप कर रहे हो, किस तरीके से अपनी बात रख रहे हो, तो ये यहाँ पर फेलियर है ऑपोजिशन का भी। और दूसरी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किन चीज़ों से ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, जैसे सेडिशन केसेस जो है ये लग रहे हैं, ओके, सेडिशन मतलब जो देशद्रोह के केसेस हैं वो फाइल हो रहे हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं उनको ऐसे ही पकड़कर जेल में डाल दिया जा रहा है। तो आपने रिसेंटली भी सुना होगा, एक मनदीप पुनिया नाम का एक जर्नलिस्ट, इसको उठाकर जेल में डाल दिया, तो वो भी यहाँ पर जो है कवरेज कर रहा था। तो इस तरीके से ऐसा माहौल बना दिया गया है पूरे देश में। तो जो यहाँ पर बीजेपी गवर्न स्टेट्स हैं, राज्य हैं, तो वो तो यहाँ पर पूरा का पूरा ऐसा माहौल बनाकर चल रहे हैं कि फार्म लॉस के वो बिल्कुल फेवर में ही बात कर रहे हैं, और जो इसके ऑपोजिट बोलता है तो उसको जो है देशद्रोह का केस लगा दिया, जो जर्नलिस्ट को पकड़कर जेल में डाल दिया। तो ऐसी सिचुएशन हो रही है। और इसके अलावा ऑपोजिशन इसके ऊपर भी अच्छे से खुलकर नहीं बोल रही है, ओके, सिर्फ और सिर्फ ये बात बोली जा रही है कि फार्म लॉस को वापस लो। और दूसरी बात कर रहे हैं कि जैसे अभी प्राइवेटाइजेशन के ऊपर फोकस सरकार कर रही है, बहुत सारे जो बैंक हैं जिनको प्राइवेटाइज किया जाएगा, इसके अलावा जो पीएसयूज हैं जिनको बेच दिया जाएगा, ओके, तो ये एक क्रोनिक कैपिटलिज्म का यहाँ पर जो है फंडा निकल कर सामने आ रहा है कि कैपिटलिज्म को आप ज़्यादा बढ़ोतरी दे रहे हो। तो इसके बारे में भी कोई ऑपोजिशन जो है नहीं बात कर रही है, कोई चर्चा नहीं कर रही है। इसके अलावा बात कर रहे हैं कि जिस तरीके का यहाँ पर माहौल होना चाहिए पार्लियामेंट में, जिस तरीके के सिचुएशन होनी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं उत्पन्न हो रही है। और इससे क्या हो रहा है, जो भी डेमोक्रेटिक राइट्स हैं सिटीजन्स के, और जो डेमोक्रेटिक मैंडेट है वो वीक हो रहा है कि कैसे आप जो है अपनी बात रख रहे हो। डेमोक्रेसी के जो पिलर्स हैं उनको हमने स्ट्रॉन्ग करना है, और अच्छे से सिटीजन्स की बात रखनी है ऑपोजिशन ने, और गवर्नमेंट ने सिटीजन के फेवर में काम करना है। तो ये सभी प्रक्रिया अच्छे से चलनी चाहिए, इसमें दोनों का रोल जो है बहुत अहम है। और आर्टिकल के आखिर में बात कर रहे हैं कि फार्मर्स जो है वो अपने प्रोटेस्ट को यहाँ पर जायज़ ठहरा रहे हैं, ओके, तो उसको उसकी जायज़ता भी बता रहे हैं। और इससे जो है पार्लियामेंट में हो सकता है कि थोड़ा बहुत सिकुड़ आपको नज़र आ सके कि आप छोटा थोड़ा जा सेशन चले। सो कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे ओपोजिशन का जो बिहेवियर है अभी, वो ये बिहेवियर है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात की रट लेकर वहाँ पर बैठी हुई है फार्मूलाज के ऊपर। तो अगर कोई और बात आती है, अभी और भी एक्ट बन सकते हैं पार्लियामेंट में, किन्हीं और मुद्दों के ऊपर भी चर्चा हो सकती है, तो उसमें हो सकता है कि जो पार्लियामेंट सरकार जो है झट से उसको जो है डिबेट भी करवा ले, पास करवा ले, और उसको आगे भी भेज दे। तो सेशन को जो है ये सिकुड़ सकती है ये चीज़। और इसके अलावा अगर पार्लियामेंट की यहाँ पर बात करें, तो पार्लियामेंट ही एक ऐसा फॉरम है जो गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों को इकट्ठे बैठाती है, और यहाँ पर जो भी सिचुएशन होती है भारत की उसकी डिस्कशन होती है। जो भी यहाँ पर लॉ लेकर आना होता है उसकी डिबेट होती है, फिर जाके पास होता है वो बिल, फिर एक्ट बनता है। तो यहाँ पर डिसरप्शन जो है सेशंस में रहती है। आगे यहाँ पर बात करें, हमें पार्लियामेंट में जो डिबेट का कल्चर उसको रिस्टोर करना है। ये अभी जो है कम होता जा रहा है, डिबेट्स जो है बहुत कम हो रही हैं, तो इसको दोबारा से लेकर आना है। ये पार्लियामेंट की एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी अंग है ये चीज़। और यहाँ पर जिस तरीके का भी यहाँ पर डिफरेंसेस होते हैं किसी भी पार्टी के दूसरी पार्टी के बीच में, तो यहाँ पर कोशिश यही करनी है कि भारत को यूनाइट कर लेकर चलना है हमें। खासतौर पे जो पोस्ट पैंडेमिक का जहाँ पर जो पीरियड गुजरा है, तो अभी खुलकर तो अभी बैठे हैं,
ओके, मानसून सेशन में भी इतना नहीं था, अभी विंटर सेशन हुआ नहीं, अभी बजट सेशन है, तो अभी उनको बहुत सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करनी है, बहुत सारे देश के मुद्दे यहाँ पर डिस्कस करने हैं और इसको आगे आकर इस काम को आगे बढ़ाना है, डिबेट के जो कल्चर है उसको और आगे प्रमोट करना है। तो ये था पूरा आर्टिकल जिसमें बात की गई है फार्म लॉस के बारे में, बात की गई है कि जो हमारा डिबेट का कल्चर है पार्लियामेंट में उसको कैसे रिस्टोर करना है, उसका क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंस है, क्या क्या एग्जाम्पल यहाँ पर ली गई हैं, जैसे देशद्रोह के केसेस लगाए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो इसके अलावा भी इसके ऊपर भी जो है पार्लियामेंट ओपोजिशन जो है बात नहीं कर रही है। तो यही थे पूरे आर्टिकल्स। तो आई होप आपको आर्टिकल्स अच्छे से समझ आए हैं। तो कृपया लाइक ज़रूर किया कीजिए और शेयर करें ज़रा से ज़रा इन वीडियोज़ को, सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।